हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या होता है, क्या मतलब है केमिकल रिएक्शन का, और इसे इक्वेशन, इसका समीकरण। ठीक है, इक्वेशन को हिंदी में समीकरण कहते हैं। तो इसको इक्वेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे किसी भी जो आपका सब्सटेंस होता है उसे इक्वल कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और देखने के साथ साथ आपका ये भी फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसकी वीडियो लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, पार्ट 1 में हम इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल क्लियर करेंगे। पार्ट 2 में हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और पार्ट 3 में हम जो हमारे बुक्स में दिए गए केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है उनके बारे में बात करेंगे, जो कि 5 नंबर्स का आता है। ठीक है, हर बार 5 नंबर का आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आप कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक मिनट इसे हटाते हैं पहले। हाँ ठीक है, तो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को शुरू करेंगे और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं इस चैप्टर को आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी एक मिनट यार, ये ऐड आ जाती है, पता नहीं क्यों, तो इसका वेट करते हैं हटने का। तो सॉरी, माफ़ कर देना। ठीक है, बीच में ऐड आ गई थी, तो एक मिनट मैं इसे फिर से जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है ये। एक मिनट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा चैप्टर जो है ना, आप ये नोट्स भी हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ना नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, आपकी अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट्स के लिए अगर आपने कोई कॉपी बना रखी हो तो इसे नोट डाउन भी कर लेना, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट करते रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ केमिकल चेंजेस। ठीक है, देखो जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है ना वो केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, तो चाहे केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज कह लो या केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो व्हाट इज़ केमिकल चेंजेस। ठीक है, बात करते हैं क्या होता है केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पर होता क्या है कि केमिकल चेंजेस में आपका वन सब्सटेंस या उससे ज़्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, यानी कि वन सब्सटेंस या टू सब्सटेंस, ठीक है, मिलकर, ठीक है, प्लस यानी मिलकर एक नया सब्सटेंस, ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं। ठीक है, और इस न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, अब देखो नॉट रिवर्स इट, यानी कि जो सब्सटेंस बनेगा आप उसे दोबारा उसी सब्सटेंस में नहीं बदल सकते। मान के चलो कि आपने जो है ना आपने लकड़ी को काटा। ठीक है, चलो आपने लकड़ी को जलाया। ठीक है, आपने वुड को बर्न किया। वुड को बर्न करने के बाद क्या आप वुड को दोबारा से प्राप्त कर सकते हो? क्या आप वुड को दोबारा से अपने पास वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। तो ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, रिएक्टेंट्स यूज्ड अप, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर यूज जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स यूज्ड अप, जो आपका जो रिएक्टेंट्स बनते हैं, ठीक है, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ऐसे ही हो गया ऑफ्टन हीट लाइट फिजिंग ऑक्यूरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत मतलब ये समझाने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, यह सब आपको पता भी होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा भी है। ठीक है, कि इसमें जो है ना हीट निकलती है। ठीक है, जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड इफेक्ट हमें सुनाई देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रोड्यूस्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो में भी बनती है। ठीक है, कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बन जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो अभी जो आपने केमिकल चेंजेस में पढ़ा सेम वही केमिकल रिएक्शन में भी होता है। ठीक है, यानी अनदर वर्ड्स में मैं केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंजेस कह सकता हूँ। ठीक है, और सेम डेफिनेशन दोनों की है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये बस आपका डाउट क्लियर करने के लिए था कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इसमें भी नया सब्सटेंस बनता है और इसमें भी नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, इट्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल चेंजेस, इसे फिजिकल चेंजेस द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है,
तो देखो आपके दो टाइप्स के केमिकल चेंजेस होते हैं, एक तो फिजिकल एक केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, पर केमिकल ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और इन्हें ना ही फिजिकल मेथड के द्वारा इन्हें जो ये केमिकल रिएक्शन से जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते फिजिकल मेथड्स के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है, उसमें आप पढ़ चुके हो। फिजिकल मेथड होते हैं, क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके केमिकल मेथड्स, ठीक है, सॉरी फिजिकल मेथड्स। तो यहाँ से आपको ये चैप्टर मिल जाता है, आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसके साथ कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब बात करते हैं कि केमिकल चेंज जब होता है तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं और हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ जो सब्सटेंस मिले हैं उनसे केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक केमिकल और एक फिजिकल, है ना। ओ सॉरी केमिकल, हाँ ठीक है। तो माफ़ कर देना, मैंने बीच में ना थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। तो देखो आपके जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपके जो चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं फिजिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, पर फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, जिसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो अब कैसे पता करेंगे कि जो सब्सटेंस जुड़े हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस प्लस हुए हैं वो केमिकल चेंज ही है, क्योंकि हो सकता है वो फिजिकल चेंज भी हो। तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दी जाती है हमें, जिसे हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसके साथ 4 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है, 4 थिंग्स हमेशा उसके साथ इन्वॉल्व रहेंगी। और वो 4 थिंग्स होती है चेंज इन स्टेट, ठीक है, उसका जो गुण होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो उस प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, ठीक है, कलर में चेंज आ जाता है, ठीक है, आपका जो सब्सटेंस होता है उसके कलर में चेंज आ जाता है, ठीक है। यानी कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर कलर में चेंज आ जाता है। मान के चलो कि जब आप देखते हो कि लोहे में जब रस्टिंग यानी जंग लग जाती है तो वहाँ पर जो लोहा जो कि चमकीला होता है वो भूरे कलर में हो जाता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर में आ जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जब भी आप वुड को, ठीक है, जब भी आप वुड को बर्न करते हो तो आप जब वुड को बर्न करोगे तो आपको जो है ना वहाँ गर्मी मिलती है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, मान के चलो कि आपने वुड को जलाया, ठीक है, आपने वुड को जलाया, अब आप वुड को ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन रहेगा तभी तो कोई चीज़ जलेगी। अब वुड से कार्बन निकला, ठीक है, और O2 की फॉर्म में वो जला तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसमें से एक गैस निकली, कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो यानी हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस में गैस का भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 चीज़ें हमने देखी कि ये 4 चीज़ें जो है ना केमिकल रिएक्शन के दौरान होती हैं, ये इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस दैट हैपेंड इन आवर डेली लाइफ। तो ऐसे केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल देता हूँ मैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होती है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, एक मिनट, जो प्रोटीन होता है ना आपका, जब भी हम अपने खाने में प्रोटीन लेते हैं ना तो वो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में जाके, पाचन तंत्र में जाके एमिनो एसिड में बदल जाता है, ठीक है, और एमिनो एसिड के थ्रू वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। और रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, ठीक है। तो जब आप जानते हो कि हम अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और मुंह से, ठीक है, हाँ, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ और CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी केमिकल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हम सब जानते हैं कि जब आयरन में जंग लगता है तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। देखो आयरन में रस्टिंग कैसे होती है? Fe यानी आयरन और H2O यानी नमी, ठीक है, ये वेपोरेट होता है, ठीक है, वेपर्स में रहता है, ठीक है, नमी में रहता है। तो जब भी लोहा, ठीक है, यानी आपका आयरन,
ठीक है, नमी नमी वाली हवा यानी वेपर, ठीक है, यानी H2O के संपर्क में आता है तो वो बनता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, वहाँ हमें देखने को मिलता है फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि वहाँ पर लोहे को जंग लग चुका है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी केमिकल चेंज, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है साइड में, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट डालना भूल गया था मैं, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ लिख लेना फॉर्मेटिंग ऑफ कर्ड, ठीक है, जब भी आपका कर्ड होता है, दही होता है, ठीक है, जब वो जमता है तो हम जानते हैं कि एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि मदद करता है दही को जमने में, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना दूध ने अपने प्रॉपर्टीज़ को छोड़ा, मिल्क ने अपने प्रॉपर्टीज़ को छोड़ा और एक नई चीज़ में वो बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेली लाइफ में अपने केमिकल चेंजेस को देख लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। केमिकल चेंजेस, जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसमें जो दो चीज़ें हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब ये क्या होता है इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट में इसे जूम आउट कर लेता हूँ, तो अब बात करते हैं। तो देखो, जो आपका रिएक्टेंट होता है, ठीक है, वो टेक पार्ट इन केमिकल चेंजेस, ठीक है। जो रिएक्टेंट होता है ना वो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। मान के चलो कि अभी आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना लोहे का जंग लगना, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड में ये जो देख रहे हो ना, ये इन्होंने इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लोहे के साथ, माफ़ करना आयरन के साथ, ठीक है, आयरन के साथ H2O यानी कि वेपोरेट वाटर ने, ठीक है, वेपर वाटर यानी नमी वाली हवा ने, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कुछ मात्रा में वाटर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया वो आयरन के साथ, ठीक है, और हमें मिला फेरिक ऑक्साइड यानी जंग लगा हुआ लोहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये Fe और H2O है ना, ये आपका हो गया रिएक्टेंट, ठीक है, ये आपका हो गया रिएक्टेंट। और जो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला यहाँ पे, ठीक है, जो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला वो हो गया अपना प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो कि पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, और प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया था केमिकल रिएक्शन में और जिनसे हमें कोई नया प्रोडक्ट मिलता है, वो होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बना वो होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। मान के चलो कि आपने खाना लिया और खाना बनाया, तो आपने खाने में क्या लिया, चावल लिया, तो चावल हो गया आपका रिएक्टेंट, ठीक है, और आपको क्या मिला, पका हुआ चावल। तो अगर आपका पका हुआ चावल मिला तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत ही ईजी मेथड था। तो इस तरीके से आपका ये खत्म होता है और इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, ठीक है। एक मिनट पहले मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई भी तो दे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आपको समझ में आ गया होगा, पर एक और बार समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है एयर में, अब एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। एयर में आपको हमेशा ऑक्सीजन मिलता है। देखो ऑक्सीजन जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है। होने को तो नाइट्रोजन भी होता है एयर में, पर नाइट्रोजन क्यों नहीं रिएक्शन करता, नाइट्रोजन इसलिए रिएक्शन नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना वो अनेबल गैस होती है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करती है किसी के भी साथ, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन जो होती है ना वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करती है किसी भी चीज़ के साथ जब भी कोई चीज़ जलती है, ठीक है। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, यानी जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन रहता है एयर में तभी तो कोई ना कोई चीज़ जलेगी ना, है ना। तो जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये तो आपके हो गए रिएक्टेंट, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दोनों के पार्टिसिपेट करने से हमें मिला है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दोनों के पार्टिसिपेट करने से हमें मिला है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। और देखो रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक कहते हैं और प्रोडक्ट को हिंदी में उत्पाद कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ टू
रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, हमने इसे ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, हमने इसे ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, पर ये क्या केमिकल इक्वेशन है, पर ये केमिकल इक्वेशन के लिए एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन के लिए बस एक स्टेटमेंट है, ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने। ठीक है, तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। और केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज़्यादातर प्लस साइन और रिएक्शन साइन। ठीक है, ये जो साइन आप देख रहे हो ना, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, ये जो साइन आप देख रहे हो ना, ये वाला साइन, ये वाला, इसे कहते हैं रिएक्शन साइन। ठीक है, रिएक्शन साइन। तो आपको जब भी ये वाला साइन दिखाई दे, ये वाला, ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है रिएक्शन, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर प्लस का साइन लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स को दर्शाने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ केमिकल स्टेट। और जो प्रोडक्ट होता है वो केमिकल स्टेट को मेंशन करता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर एंड गिव अस केमिकल और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ा ना हमने अभी। तो इसलिए ये केमिकल के लिए बस एक स्टेटमेंट है, ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको उसके प्रतीकों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, उसके जो सिंबल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He। ठीक है, ऐसे आपको ये सब याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपने क्लास 9th में 20 एलिमेंट्स को पढ़ा होगा। ठीक है, जिनके सिंबल आपने और उनकी एटम नंबर भी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपका क्लास 9th का एटम स्ट्रक्चर, वो चैप्टर भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, उसमें 20 एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, उनको आप याद कर लेना और साथ ही साथ उनमें एटम्स नंबर को भी याद कर लेना। ठीक है, अगर आपको वो नहीं याद होगा तो आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो, हमने यहाँ पर देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, हवा में मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन के मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन दोनों साथ में केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो यानी मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम और प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर प्लस का साइन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ये हो गए रिएक्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है, और ये जो न्यू सब्सटेंस है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आप लोग बीच बीच में ये देख रहे होगा कि इसके आगे GQ लिखा हुआ है, इसके आगे SQ लिखा हुआ है, इसके आगे SQ लिखा हुआ है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। S का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, L का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, G का मतलब होता है गैस और AQ का मतलब होता है एक्वस। ठीक है, तो आपका जो मैग्नीशियम होता है वो सॉलिड होता है, O2 यानी ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हमें प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है तो वो भी सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सिंबल्स के द्वारा भी इसे दर्शाते हैं, इन सिंबल्स के द्वारा भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सिंबल्स को याद कर लो, क्योंकि जब भी आपको किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा तो आपको इन सिंबल्स को यूज़ करना होगा। ठीक है, अब इसमें एक न्यू वर्ड आया है एक्वस। ठीक है, शायद आप में से कईयों को पता होगा। एक मिनट यार, क्या क्या आ जाता है, ये बीच में ऐड आ जाती है, पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में। ठीक है, तो ये एक्वस, ठीक है, ये एक्वस एक नई तरह की वर्ड आया होगा, हो सकता है आप में से कईयों को पता भी हो। तो एक्वस का मतलब होता है
इट इज़ अ सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट इन वाटर, यानी कि जो वाटर में जो सॉल्वेंट होते हैं ना, ये उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी वाटर में जो आपके सब्सटेंस घुले हुए होते हैं, तो उनको दिखाने के लिए हम एक्वस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो है स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन? स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है? इसे हम हिंदी में कहते हैं कंकाली समीकरण, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अभी अभी आपने देखा Mg प्लस O2, ठीक है। Mg और O2 जब साथ में मिल रहे थे तो हमें मिल रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो तो 2 है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये आपस में बैलेंस्ड नहीं है। एक चीज़ ऊपर है तो एक चीज़ नीचे है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। हम इसे बैलेंस करते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये आपका अनबैलेंस्ड है, ठीक है, इसे बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। जो आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसे हम कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। सो वी ऑल मस्ट हैव टू बैलेंस द स्केलेटन इक्वेशन। तो हम सबको जो है ना स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। एक मिनट। तो जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि हमें केमिकल इक्वेशन, जो आपके स्केलेटन इक्वेशन है, उन्हें हमें बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, आप सबको मन में सवाल आया होगा कि स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों ना इसे ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। ऐसे कैसे छोड़ तो सकते हो, बट यार पता है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का पेपर में, ठीक है। अब वो 3 नंबर क्यों छोड़ने हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वी बैलेंस द स्केलेटन इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आप मास लिख लेना, ठीक है। लॉ ऑफ एक मिनट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके आगे ना आप ये लिख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9th में, ठीक है। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 में आपको ये मिल जाता है, ठीक है। और होता क्या है इसमें, कि इसमें होता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो किसी भी जो आप किसी भी एटम को ना तो बना सकते हो, ठीक है, ना ही आप किसी एटम को क्रिएट कर सकते हो, और ना ही आप किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर चाहे वो प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसमें जो भी आपके एटम्स, जो भी आपके एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट में, और जिनसे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बैलेंस होंगे, ठीक है, अनबैलेंस नहीं होंगे, बैलेंस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा कहता है, ठीक है। इसलिए अगर हमने यहाँ पर Mg1 लिया है तो यहाँ भी हम Mg1 ही लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर O2 है तो यहाँ भी O2 ही होगा, ठीक है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ऐसे लगा लेना, मास लिख लेना, मैं मास लिखना भूल गया था, तो आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि हम स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ से जो है ना यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब मैंने ये तो बता दिया कि स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, इसे बैलेंस क्यों करते हैं। अब ये सीखते हैं कि इसे बैलेंस करा कैसे जाता है, ठीक है। तो लेट्स बैलेंस, ठीक है, ये बस मैंने ऐसे ही लिख लिया, इसको मैंने अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो आप चाहो तो इतना उतार भी सकते हो। अब ये थोड़ा अच्छी राइटिंग में दिख रहा है आपको, तो इसलिए जो है ना मैं इसी से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है आयरन, ठीक है, आयरन ले लिया और H2। अब ये जो आपका H2O है ना, ये वेपर है, यानी नमी में है, ठीक है, यानी ये हवा में नमी के रूप में मौजूद है, ठीक है, वेपर, ठीक है। आपने पता ही होगा आपको ये सब, तो ठीक है। तो जो आपका आयरन है, ठीक है, वो हवा में नमी यानी वेपर यानी H2O के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। इसीलिए लोहे को कभी भी खुले में नहीं छोड़ा जा सकता, वरना उसमें जंग लग जाता है। तो ये हो गया आपका जंग लगने की क्रिया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है।
यहाँ पर हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस हमारी उड़ जाती है, चली जाती है कहीं और, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया ये और प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक है। तो अब देखो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको इस तरह की टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे एलिमेंट, फिर उसके बाद लिखोगे रिएक्टेंट और फिर लिखोगे प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं लगता, ठीक है, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है ये। तो जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है उनको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो पहले आयरन, क्योंकि आयरन ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन ये रहा और उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। इस तरीके से अब इसके बाद आपको इनके जो है ना, इसके बाद आपको इनके एटम ऑफ नंबर को लिखना है, ठीक है। एटम ऑफ नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं। देखो होता क्या है कि मैंने अभी इसमें 3 नहीं लगाया, मान के चलो कि मैंने अभी ना इसमें, 1 मिनट रुको, अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इसे छुपा देते हैं अभी, ठीक है। इसे छुपा दिया मैंने, 1 मिनट, अभी ना आप लोग थोड़ा ध्यान मत देना इस पर, ठीक है, ठीक है। तभी मैंने इसे छुपा दिया। अब देखो कि एलिमेंट में कितने किसी भी एलिमेंट में कितने एटम्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि आयरन में एक एटम है, ठीक है। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वहाँ पर एक एटम है, तो मैंने एक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो एच में यानी हाइड्रोजन में कितने एटम है, ठीक है। 1 मिनट, इसे भी छुपा देता हूँ मैं। तो अब देखो कि हाइड्रोजन में कितने एटम है। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, है ना, आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा होगा, H2, ठीक है, 2 दिखाई दे रहा होगा। तो यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है उसमें 2 एटम है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वहाँ 1 एटम है, ठीक है। तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट्स में आ जाओ, प्रोडक्ट में देख लो। तो प्रोडक्ट में जो आपका आयरन है उसमें 3 एटम है, तो मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मैं देखो मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन में 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन में क्या है, 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। 1 मिनट, इसे छुपा देता हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन में 4 लिख दिया, ठीक है। और ऐसे ही आपका हाइड्रोजन, ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है अभी उसमें 2 है, ठीक है, अभी देखना अभी उसमें 2 है, ठीक है, अभी उसमें 2 है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो आपको ये देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल, कौन से एटम, कौन से एलिमेंट में सबसे ज़्यादा एटम्स नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका ऑक्सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा एटम नंबर है। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, है ना। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे कि इसके आगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एक बात याद रखना कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है, इसके बाहर 4 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 1 मिनट यार, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, 1 मिनट। तो देखो क्या हो रहा था कि जो है ना अभी तक तो हमने, ठीक है, हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एटम नंबर किसका है। तो सबसे ज़्यादा एटम नंबर ऑक्सीजन का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एटम नंबर ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन को हमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन 4 है ही, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है ही, तो यहाँ हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखना कि आपको सबसे पहले इन सब के आगे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हमें शो करे गए हैं उन सब के आगे हमें पहले बॉक्स बना लेना है, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेना है, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्स बना लोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा एटम नंबर किसका है। तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एटम नंबर ऑक्सीजन का है, ठीक है। आप दोनों साइड देखोगे, दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी, कि दोनों साइड में एटम नंबर किसका ज़्यादा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन का एटम नंबर सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि अंदर, ठीक है। कहीं आप ऑक्सीजन के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो और क्या दो हो गया O2 O4, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो O4 बन गया, ठीक है, ये तो O4 बन गया, पर क्या H2, जो आपका H2 था ना, वो भी उसकी भी मल्टीप्लाई हो गई 4 के साथ, ये भी 8 बन गया, ठीक है। तो अब ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 4 की इसके साथ भी हो गई और 4 की इसके साथ भी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 की हाइड्रोजन यानी यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन 8 यहाँ भी हो जाएगा और हाइड्रोजन 8 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी
तो 4 की जब ऑक्सीजन 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो हमें मिला 4, और यहाँ पर 4 पहले से था ही, तो यानी हमारा 4 और 4 बैलेंस हो गया। पर हमने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पर जो 4 है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, तो 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन गया 8, है ना, 8 बन गया ना। तो ये अनबैलेंस हो गया। अब इसे बैलेंस करने के लिए मैं प्रोडक्ट के साइड जाऊँगा, ठीक है, मैं प्रोडक्ट की तरफ चला जाऊँगा, और प्रोडक्ट की साइड पे यहाँ पर H2 है ना, तो यहाँ पर जो H2 है इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद, एक मिनट, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 बन जाएगा। और इस तरह अपना हाइड्रोजन भी, अपना जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ भी 8 हो गया और यहाँ भी 8 हो गया, ठीक है। और आपका जो, अब बात करते हैं आयरन की, ठीक है, आयरन की बात करेंगे। तो आयरन में क्या है कि आयरन में यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर आयरन में एक एटम है, ठीक है, इसे मैं छुपा देता हूँ अभी, ठीक है। तो जब हमने पहली बार इसे देखा तो यहाँ पर ओनली 1 एटम था, ठीक है, पहले यहाँ पर 1 एटम था, ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका आयरन है वो सिर्फ 1 एटम को लेके बैठा हुआ है, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड ये ओनली 1 एटम को लेके बैठा हुआ है। तो पहले मैंने यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है, पहले मैंने 1 लिखा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड पे मैंने देखा, प्रोडक्ट के साइड पे जो आयरन है उसके पास 3 एटम है। तो मैं जो है ना यहाँ पर भी 3 एटम बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एटम बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने 3 की Fe यानी आयरन के साथ मल्टीप्लाई करी, यानी मैंने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 3। और इस तरीके से मैंने यहाँ भी 3 कर दिया और यहाँ भी 3 कर दिया, यहाँ भी 8 कर दिया, यहाँ भी 8 कर दिया, यहाँ भी 4 कर दिया और यहाँ भी 4 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद हमें इसे सही इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। तो आपका जब बैलेंस करने के बाद ये हो गया 3Fe 4H2O, ठीक है, केमिकल रिएक्शन साइन, ठीक है। इसके बाद आपको मिला फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है, और 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ये हो गया सॉलिड में, ये हो गया लिक्विड में, ये हो गया सॉलिड में और ये होगा गैस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर बाय चांस आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट को ये ना समझ में आया हो कि केमिकल इक्वेशन को मैंने कैसे बैलेंस किया। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। जब इस वीडियो की पार्ट 2 आएगी, ठीक है, जब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में मैं आपको केमिकल इक्वेशन को दोबारा बैलेंस करना सिखा दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना पूरा ख्याल रखो। मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।